अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की अगली कहानी सायों के जनाजे। पहला हिस्सा। राजकुमारी और केटी घोड़ों को दौड़ाए जा रही थीं। थ्यूसॉन्ग एक नन्ही सी चमगादड़ के रूप में तिलिस्म में गिरफ्तार केटी की जेब में था और सोच रहा था कि उसको इस मनहूस तिलिस्म से कब निजात हासिल होगी। केटी सबसे पहले राजकुमारी को उसके बाप के पास पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि उसे डाकू अगवा करके ले गए थे, जिनके पंजे से छुड़ाने के बाद केटी उसे अपने साथ लिए जंगल में से गुजर रही थी। आगे एक दरिया आ गया। केटी ने घोड़े की रफ्तार आहिस्ता कर दी। उसे यकीन हो गया था कि अब वो बदमाश जिन्होंने राजकुमारी को अगवा किया था उसके पीछे नहीं आएंगे। उसने राजकुमारी से पूछा कि उसके बाप का शहर कितनी दूर है, ताकि वो उसे उसके बाप के पास पहुंचा दे। राजकुमारी ने दरिया को पहचान लिया था। कहने लगी, ये दरिया हमारे शाही महल के करीब से होकर गुजरता है। अगर हम इस दरिया के साथ साथ एक दिन तक चलते रहें तो मेरा शहर आ जाएगा। केटी ने थ्यूसॉन्ग को जेब से निकालकर अपने कंधे से चिमटा लिया था। उसने थ्यूसॉन्ग से भी मशवरा लिया। थ्यूसॉन्ग ने भी केटी को यही मशवरा दिया कि सबसे पहले राजकुमारी को उसके बाप के पास पहुंचाना जरूरी है, उसके बाद हम अपने बारे में सोचेंगे कि हमें क्या करना है। उस वक्त दिन निकल आया था। सारा दिन वो दरिया के साथ घोड़ों पर सफर करते रहे। सूरज गुरूब हो रहा था कि राजकुमारी ने दूर अपने राजा बाप का महल और किला देखा और खुशी से चिल्लाकर बोली, वो हमारा महल है। मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। मैं तुम्हारा किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं केटी? तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। केटी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। राजकुमारी कोई एहसान नहीं किया। वही इंसान अच्छा होता है जो मुसीबत में दूसरों के काम आए। इसके साथ ही केटी ने राजकुमारी से वादा लिया कि वह थ्यूसॉन्ग के चमगादड़ बन जाने के बारे में किसी से जिक्र नहीं करेगी। जब वो राजकुमारी को लेकर राजा के महल में पहुंची तो राजा उस वक्त शाही नजूमी के पास उदास बैठा उसे जायचा बनवाकर अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था। सामने अपनी बेटी को देखकर वो खुशी से निहाल हो गया। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू उमड़ आए। फिर राजकुमारी ने अपने बाप का केटी से तारुफ करवाया और बोली, पिताजी, अगर मेरी ये सहेली मुझे सहरा में से ना निकालती तो खुदा जाने फिर मुझे आपकी सूरत देखनी भी नसीब होती या नहीं। राजा ने केटी का बेहद शुक्रिया अदा किया और उसे शाही मेहमान खाने में अपने साथ लेकर गया। शाही नजूमी उस वक्त जो जायचा बना रहा था उसमें राजकुमारी के नाम का जो खाना बना हुआ था, नजूमी उसको गौर से देख रहा था। उस खाने में एक अजीब शक्ल बार बार उभर कर सामने आ रही थी। ये शक्ल एक इंसानी हाथ के हड्डियों के ढांचे की थी जो दीवार पर कुछ लिख रहा था। नजूमी उस वक्त अकेला था। उसने गौर से पढ़ा। इंसानी हाथ के ढांचे ने दीवार पर उस जमाने की जुबान में लिखा, पुस्तक का तीसरा वर्क देखो। उसके साथ ही खाने में से हड्डियों का हाथ गायब हो गया। नजूमी सोच में पड़ गया कि ये गैबी इशारा किसके लिए था। पुस्तक उसके पास ही थैले में बंद पड़ी थी। उसने जल्दी से पुस्तक को निकालकर उसका तीसरा वर्क देखा तो वहां ये इबारत लिखी थी, भदवाड़ एक चमगादड़ है, उसका चेहरा आदमी का है, नई औरत की तलाशी लो। इसके बाद इबारत अपने आप वर्क पर से गायब हो गई। भदवाड़ उस नजूमी का नाम था और वो राजा का खास नजूमी था। ये काले इल्म का भी माहिर था और हमेशा जवान रहने के लिए काले इल्म के टूने करता रहता था। ये खास पुस्तक यानी किताब भी काले इल्म ही की थी। नजूमी भदवाड़ ये तिलिस्मी तहरीर पढ़कर दंग रह गया। नई औरत की तलाशी लेने पर इंसानी शक्ल वाला चमगादड़ मिल सकता था और उस चमगादड़ की मदद से नजूमी भदवाड़ एक ऐसा तिलिस्म बनाने में कामयाब हो जाता कि जिसके बाद नजूमी हमेशा जवान रहता। उसकी उम्र एक जगह ठहर जाती और वो कभी बूढ़ा ना होता। उसने सोचा कि महल में नई औरत कौन हो सकती है। अचानक उसे राजकुमारी के साथ आई हुई लड़की का ख्याल आ गया। वही औरत वहां नहीं थी। भदवाड़ ने उस औरत यानी केटी की तलाशी लेने का फैसला कर लिया। वो खुद ये काम नहीं कर सकता था, इसके लिए किसी औरत की खिदमत हासिल करना जरूरी थी। भदवाड़ की एक फप्पे कुटनी वाकिफ थी। ये बड़ी अय्यार औरत थी और हर भेस बदल लेती थी। नजूमी भदवाड़ ने उसे अपने मकान पर बुलाकर कहा कि जो लड़की शाही महल में आकर ठहरी है उसके पास एक ऐसा चमगादड़ है जिसकी शक्ल आदमी की है। मुझे अपने तिलिस्म के लिए उस चमगादड़ की जरूरत है। अगर तुम मुझे ये चमगादड़ ला दो तो मैं अपने साथ तुम्हें भी फिर से जवान कर दूंगा। एक बुढ़ी खूबसूरत औरत के लिए ये एक बहुत बड़ा लालच था कि वो फिर से जवान बना दी जाए। उसे मालूम था कि नजूमी भदवाड़ बड़ा तजुर्बेकार साहिर है और वो इस किस्म का तिलिस्म बना सकता है। चुनाचे वो केटी की तलाशी लेने पर तैयार हो गई। केटी शाही मेहमान खाने में ही ठहरी हुई थी और थ्यूसॉन्ग से मशवरा करने के बाद अगले दिन वहां से अंबरनाग मारिया की तलाश में रवाना होने वाली थी कि शाम को फप्पे कुटनी वहां पहुंच गई। ये औरत चेहरे बदलने की माहिर थी। इसने अपने चेहरे पर इंसानी जिल्द से मिलती जुलती एक ऐसी झिल्ली चढ़ा रखी थी जिसकी वजह से उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। ऐसा इस फप्पे कुटनी ने इसलिए किया था कि अगर बाद में केटी उसे महल में देखे तो पहचान ना सके। केटी के पास आते ही उसने रोना शुरू कर दिया और रोते हुए कहा, बेटी, तू राजकुमारी की सहेली है।
राजकुमारी से कहकर राजा के पास मेरे बेटे की सिफारिश कर दे, वो कैद में पड़ा है। मैं अपने बेटे की सूरत को तरस रही हूँ। फफे कुटनी ने ऐसी दर्द अंगेज अदाकारी की कि केटी उससे बहुत मुतासिर हुई। उसने कहा, अम्मा, मैं राजकुमारी के जरिए राजा को कहलवाकर तेरे बेटे को छुड़वा दूंगी। तू फिक्र न कर, मैं आज ही राजकुमारी से जाकर मिलती हूँ। फफे कुटनी ने केटी के पांव छू लिए और फिर जल्दी से एक पोटली में से लड्डू निकाल कर कहा, बेटी, नेक शगुन के लिए लड्डू थोड़ा सा खा ले ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। ये लड्डू मैं मंदिर से लाई हूँ। तेरे थोड़ा सा चख लेने से मेरा बेटा कैद से जरूर छूट जाएगा। तू मेरे लिए रहमत की देवी बनकर महल में आई है। केटी को जरा सा भी शुबा नहीं था। उसने बूढ़ी माँ का दिल रखने के लिए लड्डू थोड़ा सा चख लिया। लड्डू खाते ही उसे चक्कर आया और वह धड़ाम से पलंग पर गिर पड़ी। फफे कुटनी ने झुककर गौर से केटी को देखा। केटी बेहोश हो चुकी थी। उसने फौरन केटी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसकी जेब में फफे कुटनी की इंसानी शक्ल वाला चमगादड़ मिल गया। ये छोटी चिड़िया जितना था। त्युसोंग ने फफे कुटनी को काटने की कोशिश की, मगर फफे कुटनी ने फौरन उसे रुमाल में लपेट लिया और वहां से भाग गई। भदवाड़ नजूमी को जब इंसानी शक्ल वाला चमगादड़ मिला तो खुशी से उसकी बाछें खिल गईं। उसने फफे कुटनी को इनाम देकर वापस भेजा और उस वक्त तिलिस्म बनाना शुरू कर दिया। चमगादड़ त्युसोंग को उसने एक हांडी में बंद करके ऊपर पत्थर की सिल रखती थी। तिलिस्म बनाने में उसे सारा दिन और सारी रात दरकार थी। वो अपने मकान की अंधेरी कोठी में शाम तक तिलिस्म बनाता रहा। फिर कोठरी को ताला लगाकर महल में चला आया। शाम तक केटी बेहोश पड़ी रही। जब राजकुमारी ने देखा कि केटी उसे मिलने नहीं आई तो उसे तशवीश हुई। वो खुद उसके कमरे में गई। क्या देखती है कि केटी पलंग पर बेहोश पड़ी है। उसने फौरन शाही वैद्य को बुलवाया। थोड़ी देर बाद केटी को होश आ गया। उसने आंखें खोलकर राजकुमारी को देखा। राजकुमारी ने ताज्जुब से पूछा कि वो कैसे बेहोश हो गई थी। केटी ने सबसे पहले अपनी जेब में हाथ डाला। चमगादड़ त्युसोंग गायब था। वो समझ गई कि जो औरत उसके पास आई थी वो कोई अय्यार औरत थी और त्युसोंग को उड़ाने उसके पास आई थी। केटी ने सारी बात राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, केटी, तुम बिल्कुल नहीं घबराओ। वो औरत कोई जादूगरनी या किसी जादूगर की भेजी हुई थी। क्या तुम उसे पहचान लोगी? केटी ने कहा, हाँ, मुझे उसकी शक्ल अच्छी तरह से याद है। राजकुमारी ने केटी को महल की सारी औरतें, खादमाएं और कनीजें दिखाईं। उनमें फफे कुटनी भी शामिल थी, मगर उस वक्त फफे कुटनी अपनी असली शक्ल में थी और केटी उसे पहचान नहीं सकती थी। केटी ने मायूसी से कहा, इनमें वो औरत नहीं है राजकुमारी। राजकुमारी ने कहा, जरूर वो औरत बाहर से आई होगी। मैं राजा से कहकर सारे इलाके की नाकाबंदी कराती हूँ ताकि वो औरत अगर शहर में है तो त्युसोंग को अगवा करके यहाँ से निकलने ना पाए। मगर त्युसोंग तो शाही नजूमी की कोठरी में हांडी के अंदर बंद था और वहां तक कोई भी नहीं जा सकता था। केटी परेशान थी। वो त्युसोंग को छोड़कर वहां से नहीं जा सकती थी। उसने अपने तौर पर त्युसोंग की तलाश शुरू कर दी। वो सारा दिन शहर की गलियों में घूमती रहती। मुश्किल ये थी कि त्युसोंग जिस हालत में था उसके जिस्म से उसकी खुशबू भी नहीं आती थी। केटी को उस शहर में एक हफ्ता गुजर गया और त्युसोंग का कोई सुराग न मिला। दूसरी तरफ भदवाड़ नजूमी ने तिलिस्म तैयार कर लिया था और अब वो आखिरी मंत्र के लिए त्युसोंग को लेकर शहर से बाहर एक वीरान इलाके में चला आया, जहां उसे आधी रात को खास मंत्र पढ़ने के बाद इंसानी चमगादड़ की गर्दन काटकर उसके खून को अपने जिस्म पर गिराना था। वो रात बड़ी तारीक थी। आसमान पर सितारे भी डर डर कर चमक रहे थे। भदवाड़ नजूमी अपने सामने त्युसोंग की बंद हांडी रखे जमीन पर आलती पालती मारे बैठा तिलिस्मी मंत्रों का जाप कर रहा था। एक छुरी भी उसके करीब ही पड़ी थी। मंत्र पढ़ने के बाद उसे उस छुरी से त्युसोंग की गर्दन काटनी थी। इधर केटी को नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। उसका दिल कह रहा था कि त्युसोंग मुश्किल में मुब्तला है और कोई भयानक बात होने वाली है। इस मुसीबत की घड़ी में केटी को अपने पुराने साथी यानी कुएं के जिन का ख्याल आ गया। उसने सोचा, चलो मुसीबत के वक्त अपने पुराने दोस्त को ही आजमा कर देख लेना चाहिए। अगरचे केटी को उम्मीद नहीं थी कि यह बददिमाग और अक्खड़ जिन उसकी मदद को आएगा, फिर भी उसने चुटकी बजा दी। 2-3 बार चुटकी बजाने से जब उसका दोस्त ना आया तो केटी ने चुटकी बजाकर उसे आवाज दी, मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? दोस्त ही मुश्किल के वक्त दोस्त के काम आता है। मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे दोस्त। अचानक केटी को अपने पुराने दोस्त की आवाज आई। आवाज में वही अक्खड़पन और गुस्सा था। क्या दोस्त दोस्त की रट लगा रखी है? क्या बात है? केटी की जान में जान आ गई। उसने सारी बात अपने गैबी दोस्त को बता दी। उसने कहा, तुम मुझे क्या बता रही हो? मुझे तो सब कुछ पता है। केटी ने कहा, तुमने खुद ही तो पूछा है कि क्या बात है। जिन दोस्त ने गुस्से में कहा, पूछ लिया था तो क्या गजब हो गया था? तुम पूरी राम कहानी सुनाने बैठ गई हो। मेरे साथ आओ। केटी ने पूछा, कहाँ? जिन दोस्त की आवाज आई, जहन्नुम में। केटी ने जल्दी से माजरत पेश करते हुए कहा, दोस्त माफ कर दो, तुम जहाँ कहते हो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जिन दोस्त की आवाज आई, आंखें बंद करो। केटी ने आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ शहर से दूर एक वीरान जगह पर भदवाड़ नजूमी के मंत्रों का जाप पूरा हो गया था।
उसने हांडी में हाथ डालकर थ्योसोंग को बाहर निकाला कि उसकी गर्दन काट डाले। हाथ में छुरी थामकर उसने थ्योसोंग को अपने पांव के नीचे दबाया ही था कि भदवार नजूमी को एक जबरदस्त धक्का लगा और वो कलाबाजी खाकर सामने जा गिरा। इसके साथ ही नजूमी ने महसूस किया कि उसके पांव जमीन ने पकड़ लिए हैं और वो छोटा होता जा रहा है। अचानक वहां केटी नमूदार हो गई। जिन दोस्त उसके साथ ही था मगर वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। केटी लपककर थ्योसोंग को उठाने ही लगी थी कि जिन दोस्त की आवाज आई, इतनी जल्दी ना कर, इसे यही रहने दे और तमाशा देख के क्या होता है। अंधेरे में केटी को नजूमी और थ्योसोंग साफ नजर आ रहे थे। उसने देखा कि नजूमी छोटा होता जा रहा है और चमगादड़ के अंदर से थ्योसोंग आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे जिस्म के साथ बाहर आ रहा है। फिर चमगादड़ गायब हो गया और थ्योसोंग पूरे कद के साथ केटी के सामने खड़ा था। अब जो उन्होंने नजूमी पर निगाह डाली तो वह एक ऐसा नन्हा सा चमगादड़ बन चुका था जिसकी शक्ल इंसान की थी। केटी ने थ्योसोंग से कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम अपनी असली शक्ल में आए। थ्योसोंग बोला, ये शख्स तो मुझे हलाक करने लगा था। अगरचे मैं हलाक तो ना होता मगर मेरी गर्दन अलग हो जाती और गर्दन को दोबारा जुड़ने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। मगर ये सब कुछ कैसे हो गया? केटी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे दोस्त का करिश्मा है। केटी ने दोस्त जिनको आवाज दी तो उसने कोई जवाब न दिया। केटी समझ गई कि उसका दोस्त जा चुका है। केटी ने नजूमी की तरफ देखकर कहा, ये तो शाही नजूमी है थ्योसोंग। हाँ, थ्योसोंग बोला, इसने एक खास तिलिस्म के लिए मुझे हलाक करना था। अच्छा हुआ कि कुदरत ने ऐन मौका पर तुम्हें भेज दिया। केटी ने नजूमी की तरफ इशारा करके कहा, मगर इसका क्या होगा? थ्योसोंग ने कहा, जो मेरे साथ होने वाला था अब वो इसके साथ होगा। इसे अपने गुनाहों की सजा मिल गई है। चलो यहाँ से चलते हैं, अब ज्यादा देर यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। केटी ने कहा, हम राजकुमारी से मिलने बगैर कैसे जा सकते हैं? आओ मकान पर चलते हैं। सुबह राजकुमारी को खुदा हाफिज कहकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। केटी और थ्योसोंग वापस अपने शाही मकान में आ गए। केटी को थ्योसोंग के दोबारा इंसानी शक्ल में वापस आ जाने की बेहद खुशी हुई थी। दिन चढ़ा तो केटी ने राजकुमारी को जाकर ये खुशखबरी सुनाई कि न सिर्फ उसका भाई थ्योसोंग मिल गया है बल्कि वो अपनी असली शक्ल में भी वापस आ गया है। राजकुमारी ने केटी को मुबारकबाद दी और पूछा कि यह सब कुछ कैसे हो गया। केटी ने कहा, बस हो गया। अच्छा, अब हम जा रही हैं। मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहने आई हूँ। राजकुमारी बोली, क्या तुम मुझे अपने प्यारे भाई थ्योसोंग से नहीं मिलवाओगी? केटी राजकुमारी को लेकर अपने मकान पर आ गई। राजकुमारी ने थ्योसोंग से हाथ मिलाया और उसे वापस इंसानी शक्ल में आने पर मुबारकबाद दी। इसके बाद उनके लिए ताजादम घोड़ों का बंदोबस्त किया और केटी और थ्योसोंग राजकुमारी को खुदा हाफिज कहकर अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। उनकी मंजिल फिर वही अफ्रीका के जंगल थे। केटी को अब भी यकीन था कि अंबरनाग और मारिया उन्हें इन्हीं जंगलों में ही कहीं मिलेंगे। 3 दिन और 3 रातों के सफर के बाद केटी और थ्योसोंग आखिर उसी जंगल में पहुंच गए जहां उससे पहले अंबरनाग मारिया आए थे, जहां पुराने किले की वो पुरस्कार इमारत थी जहां आधी रात को तिलिस्मी आवाजें आया करती थीं और जहां नाग गुम होकर सायों के कब्रिस्तान में पहुंच गया था। इस जंगल में केटी और थ्योसोंग थोड़ी देर घोड़ों को आराम देने के ख्याल से रुक गए। उस वक्त दिन डूब रहा था। फिर ऐसा हुआ कि अचानक आसमान पर काले से बादल छा गए और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। केटी ने कहा, लगता है ये बादल बहुत जोर से बरसेंगे, यहाँ हम भीग जाएंगे। बारिश से बचने के लिए कोई जगह तलाश करनी चाहिए। उन्होंने घोड़ों को खोला और जंगल में एक पगडंडी पर चलने लगे। बारिश बहुत हल्की हो रही थी। थोड़ी दूर गए होंगे कि बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगे। अचानक थ्योसोंग की नजर दरख्तों के बीच में से नजर आते पुरस्कार किले के खंडर पर पड़ी। उसने कहा, उस किले में चलते हैं। इस किस्म के पुराने खंडर उन्होंने बहुत देखे थे। एक टूटे फूटे बरामदे में उन्होंने घोड़ों को एक तरफ बांधा और खुद भी बैठकर बातें करने लगे। बारिश अब मूसलाधार होने लगी थी। बादल भी गरज रहे थे। थ्योसोंग ने कहा, मालूम होता है ये बारिश सुबह से पहले नहीं रुकेगी। केटी ने कहा, यह वस्ती अफ्रीका का इलाका है, यहाँ बारिशें कई रोज तक होती रहती हैं। थ्योसोंग बोला, जब मैं चमगादड़ की शक्ल में था तो मुझे जमीन के अंदर की सारी चीजें नजर आ जाती थीं। अब मेरी निगाहें जमीन के ऊपर ही रह जाती हैं। केटी ने कहा, वो तिलिस्म का असर था। वैसे अगर यह ताकत तुम्हारे पास रह जाती तो हमें बड़ा फायदा होता। कम से कम जमीन के अंदर देखकर तुम ये तो बता देते कि अंबरनाग मारिया वहां हैं कि नहीं। दोनों इसी तरह बातें करते रहे। फिर थ्योसोंग ने कहा, यूं वक्त नहीं कटेगा, क्यों ना इस पुराने खंडर की सैर ही कर ली जाए। केटी ने खंडर के पीछे लंबे दालान पर निगाह डाली जहां कितने ही पत्थर के सतून एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। उसने कहा, जी तो नहीं करता, मगर तुम कहती हो तो सैर कर लेती हैं। केटी और थ्योसोंग बरामदे से उठकर किले के वीरान मैदान के किनारे होकर चलने लगे। वो मैदान के साथ बरामदे के अंदर ही चल रहे थे क्योंकि बारिश मूसलाधार हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। गहरे बादलों की वजह से अंधेरा ज्यादा घना होने लगा था। केटी ने एक जगह दरवाजा देखा जो बंद था। थ्योसोंग बोला, ये दरवाजा बंद क्यों है? इस किस्म के खंडर में तो दरवाजे या खुले होते हैं या टूट चुके होते हैं।
केटी ने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला तो वो खुल गया। अरे ये तो खुला है थ्यूसोंग। थ्यूसोंग ने अंदर झांक कर देखा। उसे कोने में दीवार के पास एक जगह रोशनी दिखाई दी। वो ताज्जुब से बोला, ये कोठरी में रोशनी कहाँ से आ रही है केटी? केटी ने भी झांक कर देखा। वाकई अंधेरी कोठरी में एक जगह दीवार में गोल रोशन सुराख बना हुआ था जो चांद की शक्ल का था। थ्यूसोंग कोठरी में दाखिल हो गया। केटी बाहर ही खड़ी थी। कहने लगी, बाहर आ जाओ थ्यूसोंग, फिर किसी मुसीबत में न फंस जाना। थ्यूसोंग बोला, भाई इस तरह हमें अंबरनाग मारिया कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से तो कुछ नहीं होता। आ जाओ, देखो रोशनी दूसरी तरफ से आ रही है। अब केटी भी मजबूर होकर कोठरी में चली आई। वो उस जगह को गौर से देखने लगे जहाँ रोशनी हो रही थी। ये रोशनी दूसरी तरफ से आ रही थी। उन्हें दूसरी तरफ सिवाय रोशनी के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। थ्यूसोंग ने कहा, ये क्या बात है केटी, दूसरी तरफ से ये रोशनी कहाँ से आ रही है? इस मौमे को हल करना चाहिए। केटी ने सांस भरकर कहा, कहीं इस मौमे को हल करते करते हम खुद एक मौमा न बन जाएं। थ्यूसोंग बोला, अरे तुम ख्वामखा घबरा जाती हो, आओ मेरे साथ दूसरी तरफ उतर कर देखते हैं कि ये रोशनी कहाँ से आती है। ये कहकर थ्यूसोंग गोल रोशन सुराख में दाखिल हो गया। केटी ने उसे आवाज दी तो जैसे कुछ फासले से थ्यूसोंग की आवाज आई, आ जाओ केटी, यहाँ बड़ी खुली जगह है और बारिश भी नहीं हो रही। केटी भी रोशनी के दायरे में से दूसरी तरफ उतर गई। उसने देखा कि वो एक खुली जगह पर खड़ी हैं जहाँ आसपास ऊंचे ऊंचे बगैर छत के स्याह सतून जमीन में गड़े हुए हैं। केटी ने कहा, ये कैसी जगह है थ्यूसोंग, और वो रोशनी कहाँ से आ रही है? थ्यूसोंग भी हैरान था क्योंकि जो रोशनी उन्हें कोठरी के खुले सुराख में से आती दिखाई दे रही थी वो यहाँ अब कहीं नहीं थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोठरी की दीवार भी गायब थी। केटी का माथा ठिनका। उसने कहा, थ्यूसोंग मालूम होता है हम फिर किसी तिलिस्म में फंस गए हैं। जिस कोठरी से निकलकर हम यहाँ आए थे वो कोठरी गायब है। ये बात थ्यूसोंग ने भी महसूस कर ली थी। बोला, अब तो हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। वो ऊंचे ऊंचे काले सतूनों में चलने लगे। सतूनों के जंगल से निकले तो उन्हें सामने कुछ फासले पर एक कदीम बोसीदा महल दिखाई दिया जिसके ऊपर गोल जर्द चांद निकल रहा था। केटी ने चौंक कर थ्यूसोंग से कहा, थ्यूसोंग मेरा साया मुझसे अलग हो रहा है। थ्यूसोंग ने पलटकर केटी के जिस्म की तरफ देखा। ये देखकर वह शशदर होकर रह गया कि केटी का साया उसके जिस्म के साथ होने की बजाय उससे एक कदम के फासले पर पीछे की तरफ था। केटी ने चिल्लाकर कहा, थ्यूसोंग तुम्हारा साया भी तुमसे अलग होने लगा है। वो देखो देखो, वो भी तुमसे 5 फुट पीछे हो गया है। केटी ठीक कह रही थी। थ्यूसोंग का साया भी उससे अलग होने लगा था। ये क्या राज था? ये क्या मुअम्मा था? ये क्या तिलिस्म था? उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वो चलते चलते रुक गए। उनका साया भी रुक गया, मगर ये साया उनसे 2 फुट पीछे था। वो उनके जिस्म के साथ नहीं था। जिस तरह की रोशनी में हमारा साया हमारे बिल्कुल साथ जुड़ा होता है। थ्यू, ये क्या बात है? केटी और थ्यूसोंग पलटकर अपने सायों की तरफ बढ़े। उनके सायों से 2 फुट और आगे बढ़ गए। केटी ने घबरा कर कहा, थ्यूसोंग यहाँ से भागो, ये कोई खतरनाक जगह है। उन्होंने वहां से दौड़ने की कोशिश की तो उनके पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए। उनके पांव जमीन में धंस गए थे। वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते थे। केटी परेशान होकर बोली, थ्यूसोंग हम तिलिस्म में जकड़े गए हैं। थ्यूसोंग ने कोई जवाब देना चाहा तो उसकी जुबान ने हरकत करने से इनकार कर दिया। जल्द ही केटी की आवाज भी उसका साथ छोड़ गई। वो ना बोल सकते थे ना अपनी जगह से हरकत कर सकते थे। उनके साए भी उनसे 2 फुट के फासले पर अपनी जगह पर साकित खड़े थे। चांद आसमान पर जर्द पुरस्कार उदास रोशनी बिखेर रहा था। अब उन्होंने 3 आदमियों को बढ़ते देखा। पहले वो उन्हें आदमी समझे, मगर जब करीब आए तो मालूम हुआ कि ये तीनों इंसान नहीं मगर इंसानों के साए हैं। ये तीनों गोरकनों के साए थे। उन्होंने अपने हाथों में कुदालें उठा रखी थीं। करीब आकर तीनों साए रुक गए। एक साए ने कहा, नए मुर्दे आ गए हैं, चलो इनको भी कब्रों में दफन कर दें। दूसरा गोरकन बोला, इनकी कब्रें तैयार हैं। तीसरे गोरकन साए ने कहा, इनके सायों के जनाजे उठाओ दोस्तों, कब्रें इनकी राह देख रही हैं। केटी और थ्यूसोंग उन गोरकनों के सायों की आवाजें बराबर सुन रहे थे। उनके जिस्म बेहिस्सो हरकत थे मगर जहन काम कर रहे थे। वो देख रहे थे, सुन रहे थे, मगर बोल नहीं सकते थे। गोरकनों ने आगे बढ़कर केटी और थ्यूसोंग के सायों को जमीन पर से इस तरह उठा लिया जिस तरह आदमी जमीन पर पड़ा हुआ काले कपड़े का टुकड़ा उठाता है। केटी और थ्यूसोंग के सायों को 2 गोरकनों ने अपने अपने कांधों पर डाल लिया। तीसरे गोरकन ने केटी और थ्यूसोंग के जिस्म को उठाकर अपने कांधे पर डाल लिया। उनके जिस्म जैसे फूल से भी हल्के हो गए थे। उन्हें यूं लगा जैसे साए की वजह से उनके जिस्म भारी थे। गोरकन केटी, थ्यूसोंग और उनके सायों को लेकर सायों के कब्रिस्तान में आ गए। कब्रिस्तान में आकर केटी और थ्यूसोंग के साकित जिस्मों को गोरकनों ने एक तरफ जमीन पर खड़े कर दिया। केटी और थ्यूसोंग ये देखकर हैरान रह गए कि वो सायों का कब्रिस्तान था। हर कब्र के ऊपर उसमें दफन होने वाले का साया लेटा हुआ था। अब जो उनकी नजर एक करीबी कब्र पर पड़ी तो केटी और थ्यूसोंग का दिल उछलकर उनके हलक के करीब आ गया। उस कब्र पर एक सांप कुंडली मारे बैठा था।
यकीनन ये नाग की कब्र थी। उस कब्र में नाग का साया दफन था जिसका अक्स कब्र के ऊपर मौजूद था। केटी और थ्यूसोंग एक दूसरे को कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन दोनों एक ही बात सोच रहे थे। दो खाली कब्रें साथ साथ खुदी हुई थीं। उनमें से एक कब्र में केटी और दूसरी कब्र में थ्यूसोंग के साये को लिटा दिया गया। फिर उन्होंने उन पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी और जब कब्रें बंद हो गईं, तो एक गोरकन का साया आगे बढ़ा। उसने केटी की कब्र पर हाथ रखा तो केटी के साये का अक्स कब्र के ऊपर आकर लेट गया। इसी तरह थ्यूसोंग की कब्र पर हाथ रखा तो उसका साया भी कब्र के अंदर से अक्स की शक्ल में निकलकर कब्र पर लेट गया। उस गोरकन ने केटी और थ्यूसोंग के बेहिस्सो हरकत जिस्मों की तरफ देखकर अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, अब इन मुर्दा बुतों को महल के अंदर जाकर अपने अपने ताक में रख दो ताकि वहां ये खास दिन तक आराम करें। केटी और थ्यूसोंग ये सुनकर सख्ते में आ गई। गोरकन साए केटी और थ्यूसोंग के साकित जिस्मों को उठाकर वीरान महल के उस दालान में ले गए जहां पहले ही से नाग के अलावा ताशी के माँ बाप और बहन भाइयों के बुत भी साकित और जामिद रखे हुए थे। नाग के सांप वाले जिस्म के बुत को देखकर केटी और थ्यूसोंग पर यह इंकिशाफ हुआ कि नाग भी उनकी तरह इस तिलिस्मी सायों के कब्रिस्तान में आकर फंस गया था। अब वो वहां फंस चुके थे और बज़ाहिर उन्हें वहां से निजात का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। केटी और थ्यूसोंग दोनों ही गोरकन साए के उस जुमले पर गौर कर रहे थे जिसमें उसने कहा था कि इंसानी बुत महल के ताकों में खास दिन तक इंतजार करेंगे। खास दिन से उसकी क्या मुराद थी, ये बात उन दोनों की समझ में नहीं आ रही थी। गोरकन साए केटी और थ्यूसोंग के बेहरकत बुतों को भी दूसरे बुतों के साथ ताकों में रखकर वापस चले गए। उनके जाने के बाद वहां एक सन्नाटा छा गया। नाग भी केटी और थ्यूसोंग के मुजस्मे से थोड़ी ही दूर ताक में सांप की शक्ल में कुंडली मारे चुपचाप बैठा था। केटी और थ्यूसोंग के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि उनकी तरह नाग की ताकत भी उसका साथ छोड़ गई है, वरना वो अपना रूप बदल सकता था। नाग केटी और थ्यूसोंग को अंबर और मारिया को साथ लेकर ताशी मैक्सिको के मुल्क की तरफ निकल गई थी, जहां समुद्र में गर्क बर-ए-आज़म अतलान के बचे हुए लोगों और रिश्तेदारों की एक नस्ल अब भी आबाद थी। उनकी निशानी ये थी कि उनकी गर्दनों के नीचे पीछे की जानिब छोटे खंजर का कुदरती निशान था। ताशी इसलिए उन लोगों के पास अतलान के गर्क शुदा मुल्क का राज मालूम करने जा रही थी क्योंकि ताशी के माँ बाप और बहन भाई भी सायों के कब्रिस्तान में दफन कर दिए गए थे और उनके बुत कब्रिस्तान के महल में रखे हुए थे। अंबर और मारिया ताशी को और उसके माँ बाप को एक दूसरे से मिलाना चाहते थे और ये मालूम भी करना चाहते थे कि कहीं नाग केटी और थ्यूसोंग अतलान के गर्क शुदा शहर में तो किसी तिलिस्म में नहीं फंस गई हैं। बाद बानी समुद्री जहाज में सफर करते अंबर, मारिया और ताशी आखिर मैक्सिको शहर में पहुंच गए। वो एक सराय में उतरे। अतलान के शहर को समुद्र में गर्क हुए 10,000 साल गुजर गए थे, लेकिन आज के हिसाब से उसे गर्क हुए 20,000 साल गुजर गए थे। उस जमाने में मैक्सिको का शहर आज के शहर से बहुत मुख्तलिफ था। आबादी ज्यादा नहीं थी। शहर की सड़कों पर घुड़सवार और बैलगाड़ियां ही नजर आती थीं। अंबर और मारिया सराय में ही रहे और ताशी अपने खानदान की नस्ल के लोगों का खोज लगाने में मसरूफ हो गई। पूछती पूछती आखिर वो एक बूढ़े आदमी के घर पर जा पहुंची। उस बूढ़े आदमी ने ताशी को बताया कि अतलान के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ से 10 कोस दूर गांव में एक खानदान आबाद है जिसके लोग अपने आप को अतलान की गर्क शुदा कौम की नस्ल कहते हैं। ताशी के लिए यही मालूमात बहुत थी। उसने अंबर और मारिया को आकर बताया कि वो गांव जा रही है, शाम तक वापस आ जाएगी। मारिया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। अगरचे ताशी ने इस पर असरार न किया, लेकिन अंबर के कहने पर वो राजी हो गई। ताशी घोड़े पर सवार होकर सुबह होते ही गांव की तरफ रवाना हो गई। मारिया उसके साथ साथ गैबी हालत में हवा में उड़ती चली जा रही थी। घोड़े की रफ्तार काफी तेज थी। वो गांव में पहुंच गए। ये छोटा सा कच्चे मकानों वाला गांव था जिसके बाहर जवार के खेत लहलहा रहे थे। ताशी को बहुत जल्द वो मकान मिल गया जहां एक बूढ़ा बाहर बैठा कुल्हाड़ी का फल तेज कर रहा था। करीब ही एक उधेड़ उम्र की मोटी सी औरत ज्वार का आटा गूंद रही थी। ताशी घोड़े से उतरी। उस मुल्क के रिवाज के मुताबिक बूढ़े को सलाम किया। बूढ़े ने हाथ उठाए बगैर पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या लेने आए हो? ताशी ने कहा, मुझे प्यास लगी है, क्या पानी मिल जाएगा? औरत की आवाज सुनकर बूढ़े ने आंखें उठाकर ताशी की तरफ देखा और बोला, उस घड़े में पानी है, पी लो। औरत बेनियाजी से आटा गूंद रही थी। ताशी ने घड़े में से पानी निकालकर पिया और बोली, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर सकती हूँ? बूढ़े ने इजाजत दे दी। औरत आटा गूंदने में मसरूफ थी। ताशी बैठ गई। मारिया ने उसके कान में कहा, ये लोग कोई बड़े अक्खड़ लगते हैं। ताशी ने आहिस्ता से कहा, कोई बात नहीं। इस पर बूढ़े ने ताशी की तरफ देखा और बोला, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं, ताशी ने जल्दी से जवाब दिया। बूढ़ा बोला, मगर मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। लगता है तुम हवा में बातें करती हो, कहीं तुम जादूगरनी तो नहीं हो? मारिया ने सोचा कि ये बड़ा होशियार बूढ़ा है। ताशी बोली, नहीं बाबा, मुझे तो जादू से जरा भी दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं जादू जानती तो समुद्र में डूबे हुए पुराने मुल्क अतलान का राज जरूर मालूम करती। अतलान का नाम ताशी ने जानबूझकर लिया था,
इस नाम पर बूढ़े और बूढ़ी ने चौंक कर ताशी की तरफ देखा। बूढ़े ने कुल्हाड़ी नीचे जमीन पर रख दी और बोला, तुम्हें कैसे पता चला? क्या अतलान नाम का शहर समुद्र में गर्क हो गया था? ताशी बोली, बाबा ये तो सबको मालूम है, मगर अब उसका जिक्र करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसी को कुछ मालूम नहीं हो सका कि ये मुल्क समुद्र में कैसे और क्यों कर डूबा। सुना है कुछ लोग उस वक्त शहर से निकलकर समुद्र में मछलियां पकड़ने गए हुए थे। वो लोग शहर के साथ समुद्र में गर्क होने से बच गए और खौफजदा होकर मैक्सिको की तरफ फरार हो गए। अब खुदा जाने उन लोगों की नस्ल मैक्सिको में कहाँ आबाद होगी। बल्कि मुझे तो ये सब कोई झूठी कहानी ही लगती है। भला ये कैसे हो सकता है कि उस नस्ल के लोग अब तक जिंदा हों? बूढ़े ने बूढ़ी की तरफ देखा, फिर ताशी से कहने लगा, बेटी अगर कोई ये कह भी दे कि मैं उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ तो इसका क्या सबूत है कि वो सच बोल रहा है? अब ताशी ने वो बात कह दी जिसने बूढ़े को हैरान कर दिया। ताशी ने कहा, अगर उसकी गर्दन के पीछे छोटे खंजर का निशान होगा तो फिर वो सच बोल रहा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस नस्ल के लोगों की गर्दनों के पीछे ऐसा निशान होता है। अब तो बूढ़े ने उठकर ताशी का हाथ थाम लिया और कहा, मुझे महसूस होता है कि तुम भी उस नस्ल में से हो। ताशी कहने लगी, हाँ बाबा, मेरा ताल्लुक अतलान की तबाही से बचकर फरार होने वालों की नस्ल से है। बल्कि मैं सच बोलते हुए ये कहूंगी कि मैं उस खानदान से ताल्लुक रखती हूँ जो उस शहर की तबाही के वक्त समुद्र में थे। बूढ़ी मैक्सिकन औरत और आदमी ने ताशी को अपने करीब बिठाकर उसकी गर्दन के पीछे कपड़ा हटाकर देखा। ताशी को गले लगा लिया। बूढ़ी औरत बोली, बेटी आज से 10,000 साल पहले हमारे आबा व अजदाद भी अतलान की तबाही से बचकर इस मुल्क में आकर आबाद हो गए थे। उस बूढ़े ने ताशी की बड़ी आवभगत की और कहा कि तू हमारी रिश्तेदार औरत है, तू हमारे पास ही रहा कर। ताशी ने कहा, मेरे माँ बाप और बहन भाई 10,000 बरस से गुम हैं, मुझे उनकी तलाश है। बूढ़े ने हंसकर कहा, लगता है तुम्हारे जहन पर इस सदमे का असर हो गया है। भला 10,000 साल पहले गुम होने वाले माँ बाप अब तुम्हें कहाँ मिलेंगे? ताशी कहने लगी, मैं खुद 10,000 बरस से जिंदा चली आ रही हूँ। बूढ़ा और बूढ़ी हैरान होकर ताशी को देखने लगे। वो उसे दीवानी समझ रहे थे। ताशी ने कहा, बाबा क्या तुम मुझे किसी ऐसे शख्स का पता बता सकती हो जो गर्कशुदा शहर का कोई तिलिस्म करता हो? क्योंकि मैंने सुन रखा है कि कुछ ऐसे जादूगर भी हैं जो उस गर्क हो चुके शहर का तिलिस्म करते हैं और लोगों को समुद्र में डूबे हुए जवाहरात और खजानों का सुराग बताते हैं। बूढ़े ने कहा, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ। वो मैक्सिको शहर के जनूब में एक पहाड़ी गार में रहता है और गर्कशुदा शहर के खुफिया खजानों को हासिल करने के लिए चिल्ला करता है। ताशी ने कहा, क्या वो समुद्र से कोई खजाना निकालने में कामयाब हुआ है? बूढ़ा बोला, नहीं, अभी तक उसे कोई खजाना नहीं मिल सका, मगर वो कहता है कि मैं एक न एक दिन वो खजाने जरूर निकालूंगा जो अतलान शहर के बादशाह के महल में रखे हुए थे और अब समुद्र की गहराई में पड़े हैं। ताशी को अब उस बूढ़े से मजीद कुछ मालूम नहीं करना था। उसने इजाजत ली और घोड़े पर सवार होकर वापस मैक्सिको शहर की तरफ रवाना हो गई। मारिया ने कहा, गार वाला आदमी तुम्हें कुछ न बता सकेगा ताशी। मेरा तो ख्याल है कि हमें सायों के कब्रिस्तान का खोज लगाने की कोशिश करनी चाहिए। मगर ताशी ना मानी। उसको यकीन था कि तिलिस्म करने वाले आदमी से उसे अतलान की तबाही में उसके गुमशुदा बहन भाइयों और माँ बाप का जरूर सुराग मिल जाएगा। मैक्सिको के जनूब में एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी में एक गार था। ताशी गार के मुंह पर घोड़े से उतर गई। मारिया चाहती थी अंबर को जाकर खबर करे कि वो मैक्सिको वापस आ गई है, मगर ताशी ने उसे ये कहकर अपने पास ही रख लिया कि हम दोनों अभी फारिग होकर इकट्ठी होकर अंबर के पास चली जाती हैं। गार के अंदर जो आदमी खुफिया खजानों का तिलिस्म करता था वो एक लालची मगर चिल्लों और जादू टूने का बड़ा माहिर था। ताशी उसके पास गई तो देखा कि जमीन पर एक दुबला पतला तेज सुरख आंखों वाला आदमी दरी पर आलती पालती मारे बैठा है। सामने एक इंसानी खोपड़ी और कुछ हड्डियां थाली में रखी हैं और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा है और थोड़ी थोड़ी देर बाद जमीन पर से मिट्टी की चुटकी उठाकर इंसानी खोपड़ी पर डाल देता है। ताशी उसके करीब जाकर खामोशी से बैठ गई। मारिया भी उसके पास ही खड़ी हो गई। साहिर ने थोड़ी देर बाद आंखें उठाकर ताशी की तरफ तवज्जो की और कहा, लड़की कौन हो तुम? क्या तुम अतलान के खुफिया खजाने की खोज में आई हो? ताशी ने कहा, हाँ भाई, मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं। अगर तुम हमें किसी खजाने का चिल्ला बता दो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी। साहिर ने मुस्कुराकर गौर से ताशी को देखा और बोला, तुम खुद गरीब हो, मेरी क्या खिदमत करोगी? और तुम्हारी खिदमत से मुझे क्या फायदा होगा? भला जाओ अपना काम करो जाकर। ताशी ने कहा, भाई अगर तुम मुझे खजाने का चिल्ला बता दो तो मैं तुम्हें एक ऐसा तिलिस्मी इल्म बता दूंगी कि जिसको पढ़कर तुम जिस चीज की तरफ इशारा करोगे वो शय अपने आप जमीन से ऊपर उठ जाएगी। मारिया चौंकी। ताशी ने उसकी मदद हासिल करने के लिए कहा था। वो चौकस हो गई। साहिर ने आंखें सुकेड़ कर ताशी को देखा और बोला, ये इल्म तुम्हें कहाँ से मिला? ताशी ने कहा, यह हमारे खानदान में सदियों से चला रहा है, मगर इसका हमें कोई फायदा नहीं हो सका।
हमें तो खाने को रोटी और रहने को मकान चाहिए, इसलिए मैं ये इल्म तुम्हें सिखा दूंगी, मगर शर्त यह है कि तुम मुझे पहले अतलान के किसी गुमशुदा खजाने का चिल्ला बताओगे। साहिर बोला, पहले तुम साबित करो कि तुम अपना खानदानी इल्म जानती हो, उसके बाद मैं तुम्हें खजाने का चिल्ला बता दूंगा। ताशी को मालूम था कि मारिया उसके पास ही बैठी है और इस सिलसिले में उसकी जरूर मदद करेगी और वो ये बातें भी सुन रही होगी। चुनाचे ताशी ने थाली में पड़ी हुई इंसानी खोपड़ी की तरफ इशारा करके कहा, देखो, मैं इस पर अपना खानदानी इल्म पढ़कर फूंकूंगी और ये खोपड़ी अपने आप थाली में से उठकर हवा में रुक जाएगी। साहिर को यकीन नहीं आ रहा था, फिर भी उसने कहा, ऐसा करके दिखाओगी तो जानूंगा। ताशी ने मुंह ही मुंह में यूं ही ऊट पटांग कुछ पढ़ा और खोपड़ी की तरफ मुंह करके फूंक मारी और बोली, ए खोपड़ी, ऊपर फिजा में बुलंद हो जा। मारिया ये सब सुन रही थी। उसने फौरन खोपड़ी को थाली में से ऊपर उठा लिया। खोपड़ी उसके हाथ में आकर फिजा में लटक सी गई। वैसे तो मारिया के हाथों में आते ही चीज गायब हो जाती थी, लेकिन अगर मारिया उस चीज को जाहिरी रखने का इरादा करे तो वो चीज गायब नहीं होती थी। साहिर ने खोपड़ी को अपने आप फिजा में बुलंद होते देखा तो दंग हो गया। खोपड़ी वाकई फिजा में लटक गई थी। उसने खोपड़ी के ऊपर नीचे हाथ मारे कि कहीं कोई रस्सी तो साथ नहीं बंधी हुई, मगर ऐसा नहीं था। ताशी ने एक बार फिर फूंक मारकर खोपड़ी को हुक्म दिया, अब वापस अपनी जगह पर चली जा। खोपड़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे होती हुई थाली में आ गई, यानी मारिया ने खोपड़ी को बड़े आराम से थाली में रख दिया था। साहिर ने ताशी से कहा, मैं तुम्हें अतलान के खजाने का एक चिल्ला बताता हूँ, तुमने अगर वो चिल्ला कर लिया तो दौलतमंद हो जाओगी। ताशी ने पूछा कि उसने ये चिल्ला खुद क्यों नहीं किया, वो खुद अभी तक खजाने से महरूम क्यों है। साहिर ने कहा, मेरे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि अतलान के गुमशुदा खजानों का चिल्ला कोई गैर शादीशुदा लड़की ही कर सकती है, और मैंने अभी तक किसी लड़की को यह चिल्ला इसलिए नहीं बताया था कि मुझे किसी लड़की पर एतबार नहीं है। कई सालों से मैं इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह मैं खुद ये चिल्ला करके गरकशुदा खजाने हासिल कर लूं, लेकिन अब तुम मेरे पास आई हो और तुम मुझे अपना इल्म बता दोगी, तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें बेपनाह खजानों का चिल्ला करना सिखा दूंगा। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ सौदा कर सकती हो, हम हर खजाने को आधा आधा बांट लेंगे। ताशी ने कहा, मुझे मंजूर है, मगर पहले तुम मुझे चिल्ला बताओ। साहिर बोला, मैं इतना अहमक नहीं हूँ, पहले तुम मुझे अपना इल्म बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें चिल्ला बताऊंगा। ताशी ने सोचा कि ऐसा ही करती हैं। उसने एक बेमायनी जुमला साहिर को बताते हुए कहा, ये पढ़कर खोपड़ी पर फूंको और इसे कहो कि फिजा में बुलंद हो जाए। साहिर ने वो ऊट पटांग जुमला मुंह ही मुंह में पढ़कर खोपड़ी पर फूंक मारी और कहा, ए खोपड़ी, फिजा में बुलंद हो जा। मारिया ने खोपड़ी को थाली में से ऊपर उठा लिया। खोपड़ी को फिजा में बुलंद होते देखकर साहिर का चेहरा खुशी से चमक उठा। एक बहुत बड़ा इल्म उसके हाथ आ गया था। उसे मालूम ही नहीं था कि ये इल्म उसके पास सिर्फ उस वक्त तक है जब तक मारिया वहां बैठी है। मारिया के जाते ही ये इल्म भी गायब हो जाएगा। ताशी ने कहा, अब तो मुझे अपना इल्म यानी वो चिल्ला बताओ जिसकी मदद से मैं अतलान के खजानों का राज मालूम कर सकती हूँ। साहिर बोला, तुम खजानों का राज मालूम करना चाहती हो या खजाने हासिल करना चाहती हो? ये बात कुदरती तौर पर ताशी के मुंह से निकल गई थी। उसने सोचा कि इस आदमी को असल बात बता देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो मारिया से मशवरा करती तो वो उसे ऐसा करने से मना कर देती, मगर उस वक्त वो मारिया से बात नहीं कर सकती थी। चुनाचे ताशी ने साहिर को बता दिया कि उसका ताल्लुक अतलान के एक ऐसे खानदान से है जो तबाही से तो बच गया था, मगर उसके माँ बाप और बहन भाई किसी ऐसी जगह गायब हो गए हैं कि उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा, और मैं 10,000 साल से जिंदा हूँ और अपने माँ बाप की जुस्तजू में लगी हुई हूँ। यह सुनकर साहिर की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे किसी ऐसी औरत की एक मुद्दत से तलाश थी, मगर वो नाउमीद हो चुका था क्योंकि ऐसी लड़की का मिलना नामुमकिन था। ऐसी लड़की उसके सामने खड़ी थी, मगर वो इसका सबूत चाहता था। सबूत के लिए उसने एक तिलिस्म जमीन पर बनाया। बहाना ये किया कि वो खजानों का राज बताने के लिए ऐसा कर रहा है। तिलिस्म में साहिर को साफ पता चल गया कि ये लड़की अतलान के गुमशुदा खानदान से ताल्लुक रखती है और 10,000 बरस से जिंदा चली आ रही है। साहिर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा था। अब उसे इस इल्म की जरूरत भी नहीं थी जो ताशी ने उसे बताया था। अब तो वो अतलान के शाही महलात के सारे गरकशुदा खजानों का मालिक बन सकता था। उसने ताशी से उसका नाम पूछा। ताशी ने उसे अपना नाम बता दिया। वो कहने लगा, ताशी मेरी बहन, मेरा तिलिस्म मुझे बताता है कि तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई गरकशुदा शहर अतलान के एक ऐसे पहाड़ी गार में बंद हैं जहाँ एक खास तिलिस्म पहले से मौजूद था। चुनाचे उस तिलिस्म की वजह से वो अभी तक जिंदा हैं। ताशी ने कह दिया, मगर उस गार में तो गोरकन उनके साए उठाकर ले गए थे और फिर वो भी गायब हो गए। मैं खुद उस गार में मौजूद थी। मारिया खामोशी से ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। इतना उसने भी अंदाजा लगा लिया था कि यह शख्स तजुर्बेकार साहिर है और तिलिस्म जरूर जानता है। हो सकता है वो ताशी को उसके माँ बाप का पता बता दे। साहिर क्या सोच रहा था ये ना ताशी जानती थी और ना ही मारिया को मालूम था। साहिर कहने लगा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा ताशी, मगर तुम्हारे माँ बाप अभी तक इसी गार के एक कमरे में बंद हैं। मैं उन्हें वहां से निकालकर जमीन के ऊपर ला सकता हूँ। ताशी ने कहा, भाई मैं तुम्हारा यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी।
मुझे मेरे माँ बाप और बहन भाइयों से मिला दो। साहिर बोला, ये तो मेरा फर्ज है। तुमने मुझे जो अनमोल इल्म बताया है उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से जरूर मिलवा दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आज रात चिल्ला करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि कल सुबह मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम अपने माँ बाप से कहाँ मिल सकती हो। ताशी बहुत खुश हुई और दूसरे दिन आने का वादा करके मारिया के साथ वहां से वापस सराय की तरफ चल दी। उसके जाते ही साहिर ने ताशी के बताए हुए फिक्रे को मुंह ही मुंह में पड़कर खोपड़ी पर फूंक मारी और उसे हुक्म दिया कि वो अपनी जगह से बुलंद हो जाए, मगर खोपड़ी ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। साहिर सोच में पड़ गया। अय्यार आदमी था, समझ गया कि ताशी की मौजूदगी की वजह से तिलिस्म कायम था। उसके जाते ही उसके खानदानी इल्म का असर भी खत्म हो गया, मगर वो तो कोई दूसरा ही मंसूबा बनाए हुए था। वो तो गरकशुदा अतलान शहर के सारे शाही खजाने हासिल करने की फिक्र में था और ताशी के मिल जाने से अब कामयाबी उसके कदम चूमने ही वाली थी। वो उठकर गार के पीछे चला गया। गार के पीछे एक छोटी सी कोठरी थी। उस कोठरी में एक ऐसा इंसानी पिंजर छत के साथ लटका हुआ था जिसकी खोपड़ी गायब थी। साहिर ने एक तिलिस्म पढ़कर इंसानी हड्डियों के पिंजर पर फूंका और कहा, मैंने तेरी शर्त पूरी कर दी है। मुझे एक ऐसी लड़की मिल गई जिसका ताल्लुक अतलान शहर के गरकशुदा खानदान से है। अब मैं उसे तेरे हवाले करता हूँ और तू अतलान के शाही खजाने समुंदर से निकालकर मेरे हवाले कर दे। हड्डियों के पिंजर में अपने आप हरकत पैदा हुई। फिर एक खुश्क सी आवाज बुलंद हुई, मुझे छत से नीचे उतारकर मेरी खोपड़ी गर्दन पर लगा दे, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। साहिर ने इंसानी पिंजर को छत से उतारकर फर्श पर लिटा दिया और जल्दी से गार में वापस जाकर थाली में रखी हुई खोपड़ी लाया और उसे इंसानी पिंजर की गर्दन के साथ लगा दिया। फिर साहिर बोला, अब बता तू क्या कहता है। पिंजर की खोपड़ी हल्की सी हरकत के बाद अपनी गर्दन से जाकर जुड़ गई। पिंजर उठकर बैठ गया। उसने दोनों बाजू जो हड्डियों के ढांचे थे घुटनों पर रख दिए। खोपड़ी का जबड़ा हिलने लगा। साहिर को आवाज आई, सुन, जब तू गार में उस लड़की से बातें कर रहा था तो मैं जान गया था कि ये लड़की अतलान खानदान की है और 10,000 बरस से जिंदा है, मगर इसके साथ ही मुझ पर यह इंकिशाफ भी हुआ है कि उस लड़की के साथ कोई गैबी शय मौजूद है। साहिर ने चौंक कर पिंजर की तरफ देखा। गैबी शय से तुम्हारी क्या मुराद है? इंसानी खोपड़ी ने कहा, कोई गैबी रूह उसके साथ थी और उस रूह ने मेरी खोपड़ी को उसके हुक्म पर थाली में से ऊपर उठाया था। मैं उस गैबी रूह को देख तो नहीं सकता था, मगर मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी खोपड़ी को किसी गैबी हाथ ने पकड़ रखा है। साहिर और ज्यादा हैरान हो गया कि ये क्या मुअम्मा है। उसने इंसानी खोपड़ी से कहा, क्या ये लड़की जादूगरनी है? इंसानी खोपड़ी की आवाज आई, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो गैबी रूह उसके साथ तुम्हारे गार में आई थी। मैं खुद नहीं जानता कि वो गैबी रूह किसकी थी, मगर ये लड़की जादूगरनी नहीं है। ये तुम्हें या मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम कल सुबह जब वो यहाँ आए तो उसे मेरी कोठरी में भेज देना, बाकी मैं जानूं या मेरा काम। साहिर ने कहा, लेकिन मेरे खजाने मुझे कब मिलेंगे? इंसानी खोपड़ी कहने लगी, ये मैं उस लड़की ताशी को अपने कब्जे में कर लेने के बाद ही तुम्हें बता सकूंगा।